बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश फ्लोज स्टेटमेंट के टॉपिक में आज हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस में दो तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे। एक है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस, मींस स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बनाना, और सेकंड रिक्वायरमेंट होगा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाए। स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जब बनेगी तो उसकी बुनियाद पे हम फॉर्मेट कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा था हमारा जो सोर्सेज एंड यूजेस को पहचान करने का तरीका था वो ये था कि हम तमाम एसेट्स की डिक्रीज को सोर्सेज के तौर पे लेंगे और तमाम एसेट्स के इंक्रीज को यूजेस के तौर पे लेंगे। मैं रूल यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। डिक्रीज इन एसेट्स and increase in liabilities, ये दोनों हमारे सोर्सेज कहलाते हैं। और इसके अपोजिट एनी इंक्रीज इन एसेट्स एंड एनी डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो ये हमारे यूजेस साइड पे आएगा। ये हमारे सोर्सेज बन जाएंगे और ये हमारे यूजेस बन जाएंगे। तो ये हमारे पास एक रूल है, इस रूल के तहत हम चलेंगे। रूल को दोबारा देख लेंगे और याद रखना है, हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। छोटा सा सिंपल सा एक रूल है कि सोर्सेज से मुराद है जब भी एसेट्स में कमी आ जाए और जब भी लायबिलिटीज में इजाफा हो तो ये सोर्स कहलाएंगे। जब भी एसेट्स में इजाफा हो या लायबिलिटीज में कमी आ जाए तो इसको हम यूजेस कहते हैं कि ये कैश का इस्तेमाल हो गया। सोर्स मींस कैश वसूल हुआ या कैश के वसाइल में इजाफा हुआ, और यूजेस से मुराद है कि कैश इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 1 इज Shaming Brothers Accordion Company reports the following changes from the previous year and categorize these items as either as sources of funds or use of funds. नीचे आपको कुछ प्लस माइनस यानी कि चेंजेस बताए गए हैं। प्लस माइनस से मुराद क्या चेंजेस हैं, तो आपने इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सोर्स है और कौन से यूजेस हैं। सबसे पहले है कैश। कैश हमारा एसेट होता है और यहाँ बताया कि एसेट में -100 है। एसेट अगर -100 है तो इसका मतलब कि एसेट्स में डिक्रीज है। अगर ये डिक्रीज है तो इट विल बी कॉल्ड सोर्स, तो इसको हम सोर्स साइड पे लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में हम इसको फर्निश करते जाते हैं। जी यहाँ पे हम सोर्सेज साइड पे सबसे पहले कैश दर्ज कर देंगे। इट वाज -100, तो ये -100 इसके साथ। नेक्स्ट था अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कि +700 है। +700 से मुराद है कि ये एसेट्स में इंक्रीज आया। अगर एसेट्स में इंक्रीज हो जाए तो हम ये जानते हैं कि एसेट्स का इंक्रीज यूजेस है, तो इसका मतलब कि अकाउंट्स रिसीवेबल को हम यूजेस साइड पे लिखेंगे
और जो भी इसकी अमाउंट है प्लस 700, तो ये प्लस 700 यूजेस साइड पे लिखा जाएगा। देन हमारे पास है इन्वेंट्री -300, -300 मीन्स कि ये इसमें डिक्रीज आया है, इसमें कमी आई है। तो ये जो कमी है एसेट्स में कमी को हम सोर्सेस कहते हैं, तो हम इसको सोर्स साइड पे लिखेंगे इन्वेंट्री, और ये है -300 जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड्स पेड। तो डिविडेंड्स लायबिलिटी होते हैं और लायबिलिटी आपने अदा कर दी है और डिविडेंड्स पेड में इजाफा हुआ है। अगर डिविडेंड्स पेड में इजाफा हुआ है तो डिविडेंड अदा हो चुके हैं। यहाँ पे बात यह है कि ये आपने डिविडेंड के पेमेंट में +400 लिखा है, इसको जरा समझने की बात है। जब तक डिविडेंड अदा नहीं होता तब तक लायबिलिटी होती है, जब डिविडेंड अदा हो जाते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने कैश दिया है। तो यहाँ पे हम डिविडेंड पेड से मुराद बिल्कुल क्लियरली ये लेंगे कि कैश इज पेड। तो कैश जब भी पे होता है तो हमारे यूजेस बन जाते हैं। और वैसे भी आप ये देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि लायबिलिटीज का जो डिक्रीज है माइनस इन लायबिलिटीज इट इज यूजेस। तो डिविडेंड्स का पे हो जाना बताता है कि हमारी लायबिलिटी में कमी आई है, तो इसलिए हम डिविडेंड पेड को यहाँ पे लिखते हैं यूजेस साइड पे, डिविडेंड पेड +400। नहीं सर, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये नॉन कैश चार्ज कहलाता है। नॉन कैश चार्ज मींस ऐसे एक्सपेंसेस जिनके के लिए हम कैश अदा नहीं करते। तो डेप्रिसिएशन का इस सोर्सेज एंड यूजेस के स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां हम डेप्रिसिएशन जरूर लिखेंगे। तो फिलहाल ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए डेप्रिसिएशन को सोर्सेज में लिख लें, क्योंकि वजह यह है कि डेप्रिसिएशन बेसिकली एसेट्स की कमी का बाइस बनता है। तो ये खुद तो एसेट नहीं है लेकिन ये एसेट्स में कमी का बाइस बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन को आप सोर्सेज में लिखते हैं ताकि बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी हल करते हुए आसानी हो। तो डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स, ये अमाउंट देख लें इसकी 1000। नेक्स्ट है जी अकाउंट्स पेबल 300+। लायबिलिटीज में जब भी इजाफा आए तो हम उसको सोर्सेज कहते हैं। तो लायबिलिटी में इजाफा होने से बेसिकली हमारे कैश में इजाफा होता है। तो ये अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी का इंक्रीज है और इसको हम दर्ज करेंगे +300 अपने सोर्सेज की साइड पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड आउटस्टैंडिंग को कहते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, जो पेएबल हैं, तो ये भी एक लायबिलिटी है। और यहां बता रहे हैं -100 से मुराद के लायबिलिटी में कमी आई है। अगर लायबिलिटी में कमी आए तो ये कमी हमारे यूजेस कहलाता है। तो उसी रूल के तहत इसको हम यूजेस में डालेंगे, एक्रूड टैक्सेस और एक्सपेंसेस -100। देन है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट भी हमारी लायबिलिटी है और इसमें -200 लिखा हुआ है। -200 से मुराद है कि उसमें लायबिलिटीज में कमी आ रही है। तो लायबिलिटीज में कमी सोर्सेज हैं, यूजेस हैं, इसलिए हम इसको यूजेस साइड पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म
डेट -200। उसके बाद है जी हमारे पास नेट प्रॉफिट प्लस 600। तो नेट प्रॉफिट्स को भी हम तो लाइबिलिटी ही लिया करते हैं क्योंकि इसकी साइड लाइबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। तो ये प्लस 600 मीन्स के सोर्सेज, ये हमारे लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है तो ये हमारे सोर्सेज बनेंगे। इसको हम सोर्स साइड पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट प्लस 600। उसके बाद है हमारे पास एडिशंस टू फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स में इजाफा हुआ है। जब भी एसेट्स में इजाफा होता है तो वो यूजेस कहलाता है। तो यहाँ पे हम यूजेस साइड पे एडिशंस लिखेंगे, एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस 900। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 में सोर्सेज एंड यूजेस का स्टेटमेंट मुकम्मल हो गया। सिर्फ हमें ये पहचानना है कि कौन सा आइटम एसेट है, कौन सा लायबिलिटी है, इसकी वजह से एसेट्स में इजाफा हुआ है या एसेट्स में कमी हुई है, लायबिलिटीज में इजाफा हुआ है या लायबिलिटीज में कमी हुई है। और उसको हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा रूल है उसके मुताबिक हम उसको चलाते जाएंगे कि जब भी आपके एसेट्स में कमी आएगी आप उनको सोर्सेज में लिखेंगे, और जब भी आपके एसेट्स में इजाफा होगा तो आप उनको यूजेस में लिखेंगे। जब भी लायबिलिटीज में कमी आएगी तो आप उनको यूजेस में लिखेंगे, और जब भी लायबिलिटीज में इजाफा होगा तो सोर्सेज में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मुख्तसर सा एक सवाल था, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस। देन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें एक मुकम्मल सवाल दिया गया है, सोर्सेज एंड यूजेस भी कैलकुलेट करने, और इसका जो रिक्वायरमेंट बी है उस रिक्वायरमेंट बी में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी मांगा गया। तो हम दोनों चीजें प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से तमाम सोर्सेज एंड यूजेस कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम सोर्सेज एंड यूजेस की बुनियाद पे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं जी। क्वेश्चन है, Swoboda Corporation comparative balance sheet at December 31st in millions। एसेट्स दिए गए हैं 2002 एंड 2001, 2 सालों के हैं ये। सबसे पहले दिया हुआ है कैश, जो कि बताया गया है कि 5 मिलियन था और वो 3 मिलियन हो गया। हम अपनी सिंप्लिसिटी की खातिर इसको इन्हीं मिलियंस में ही क्वेश्चन में हल कर देंगे, क्योंकि इसके पार्शियल पार्ट्स, इसके जो मिलियंस के मजीद डेसिमल हैं वो शो नहीं किए गए, तो हमें इसी तरह से हल करना बेहतर रहेगा। अकाउंट्स रिसीवेबल 15 थे जो कि 22 हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो कैश था 5 जो कि 3 हो गया। इसका मतलब इट इज डिक्रीज इन कैश, ये कैश का डिक्रीज है। सबसे पहले हमें सोर्सेज एंड यूजेस का स्टेटमेंट बनाना होता है। तो कैश हमारा एसेट है, तो ये 5 था और 3 हुआ, मींस -2 है। -2 यानी कि एसेट में कमी आई है। अगर एसेट में कमी आई है तो हमारे सोर्सेज कहलाएंगे। तो हम अपने प्रॉब्लम 2 में सबसे पहला सोर्स जो लिखेंगे वो लिखेंगे कैश, और यहां लिखेंगे -2 कि ये माइनस हुआ था। और सोर्सेज साइड पे लिखने का मतलब ये है कि ये अब सोर्स साइड पे आ गया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको हम सोर्सेज की तरह लिखेंगे पॉजिटिव अमाउंट में। हालांकि ये माइनस करने से आया, तो यहाँ पे इररिलेवेंट है कि यहाँ प्लस और माइनस लगा हो, तो चाहे प्लस और माइनस यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि सोर्सेज एंड यूजेस का स्टेटमेंट बनाए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपने बनाना है, जो हमने इसके बाद बनाना है इस क्वेश्चन में, तो वहां इस प्लस और माइनस, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज के प्लस और माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। असल यहाँ पे ये काउंट होगा कि ये 2 किस साइड पे लिखा हुआ है, क्या ये सोर्सेज साइड पे लिखा हुआ है या यूजेस साइड पे लिखा हुआ है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में हर सोर्स पॉजिटिव होगा और हर यूज नेगेटिव होगा, चाहे उसके साथ यहाँ पे कोई भी सिंबल लगा हो, प्लस का हो या माइनस का। इसका एक और भी वे है कि आप यहाँ माइनस लगाने की बजाय इस साइड पे इंक्रीज और डिक्रीज लिखते जाएं कैश के साथ। मींस यहाँ पे हमने इस कैश को क्यों लिखा, क्योंकि ये कैश डिक्रीज हुआ था, तो हमने यहाँ लिख दिया डिक्रीज कैश बाय 2। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है जो कि 15 था और वो 22 हो गया, मींस इसमें इजाफा हुआ है। तो एसेट्स में जब भी इजाफा होता है उसका मतलब है कि ये हमारे यूजेस बन गए। एसेट्स में कमी सोर्स है, एसेट्स में इजाफा यूजेस ऑफ कैश है। तो इसको हम यूजेस साइड पे लिखेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल ये कितना डिफरेंस है, ये अकाउंट रिसीवेबल है 15 और 22 मींस डिफरेंस है 7 का, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और ये बेसिकली इजाफा था, तो ये इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 12 थी जो कि 15 हो चुकी हैं, तो ये इन्वेंट्रीज में भी इंक्रीज देखने में आ रहा है और ये 3 का इंक्रीज है, एसेट्स का इंक्रीज यूजेस साइड पे लिखा जाता है। तो हम यहाँ इन्वेंट्रीज को यूजेस साइड पे लिखेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज और ये डिफरेंस है 3 का। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स नेट 55 एंड 50 एंड 55, 50 था 55 हो गया। फिक्स्ड एसेट्स नेट, ये लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि फिक्स्ड एसेट्स में 2 एलिमेंट शामिल है। एक एलिमेंट का नाम है डेप्रिसिएशन, कि फिक्स्ड एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और दूसरा एलिमेंट इसमें शामिल होता है एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट्स, कि आपने नए एसेट कितने खरीदे या पुराने एसेट आपने कितने बेचे। तो ये 2-3 एलिमेंट से मुतल्लिका होते हैं जो हमें पूरे सवाल में सर्च करने होते हैं। तो फिक्स एसेट के मामले में हम अलर्ट रहेंगे, इसकी कैलकुलेशन होती है और वो लाजमी कंसीडर की जानी चाहिए। फिक्स एसेट्स में 2-3 एलिमेंट जैसे मैंने बताया अभी, फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स एसेट कम होते हैं। सेकंड वन इज एडिशंस टू फिक्स एसेट, आपने नए फिक्स एसेट साल के दौरान कितने खरीदे, उसकी वजह से फिक्स एसेट में इजाफा होगा। एंड थर्ड वन इज फिक्स एसेट्स सोल्ड आउट, कि आपने कितने फिक्स एसेट बेचे अगर बताया जाए तो हम उनको तलाश करेंगे। अब इस सवाल में ये तो हमारे पास बैलेंस शीट, नीचे इनकम स्टेटमेंट भी दी गई है। इस इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ सबसे पहले नेट सेल दिया हुआ है, एक्सपेंसेस हैं जिनमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए गए हैं, और ये दिया हुआ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ ये डेप्रिसिएशन जो 5 मिलियन का बता रहा है, इससे मुराद ये है कि ये फिक्स एसेट्स में कमी का बाइस था। अब डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट को कम करता है, और यहाँ पे बताया गया कि फिक्स एसेट हमारा 50 था, डेप्रिसिएशन अगर 5 ड्यूरिंग द ईयर जो हमने चार्ज की साल के एंड पे, तो वो अगर 50 में से माइनस कर दें तो जवाब तो 45 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 55 दिया गया है, यानी कि 2002 के एंड पे जो बैलेंस है वो 55 है। ये 55 का बैलेंस बताता है कि ये $5 कम होने की बजाय, 5 मिलियन कम होने की बजाय 10 मिलियन का इंक्रीज है इसमें। तो 10 मिलियन इंक्रीज मींस कि आपने फिक्स एसेट परचेज किए हैं। तो हमें अपनी पूरी कैलकुलेशन के साथ इसको यहाँ पे लिखना होगा। हम जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 2 चीजें हमारे दिमाग में रहेंगे वर्किंग के तौर पे। फर्स्ट वन इज कि हमारे पास फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और वो ओपनिंग बैलेंस है 50, और उसके बाद इस ओपनिंग बैलेंस में से हमें माइनस करनी होती है डेप्रिसिएशन। ये फिक्स एसेट्स यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले ओपनिंग जो हमारे पास बताए गए हैं कि अभी 50 हैं,
इसमें से हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बताई गई थी क्वेश्चन में, वो 5 मिलियन है। इस 5 मिलियन को माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचता है जी, ये हमारे पास बचेगा 45। इस 45 में से और जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस है, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो कहलाता है प्लस एडिशंस। एडिशंस मींस कि आपने जो फिक्स एसेट इस साल में परचेज किए हैं। अब वो अमाउंट हमारे पास अगर गिवन ना भी हो तो हम क्लोजिंग बैलेंस फिक्स एसेट्स का देख सकते हैं कि वो हमारे पास गिवन होगा। अगर हमारे पास फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है तो हम मालूम कर सकते हैं कि हमने एडिशंस कितने किए थे, मींस हमने कितने एसेट्स नए खरीदे थे, तो उनकी कैलकुलेशन को सामने रखना लाजमी है। अब फिक्स एसेट्स जो क्लोजिंग है वो सवाल में बताए गए हैं 55। तो अगर ये 55 है और यहां पे हमारे पास जवाब था 45, तो इसका मतलब यहां पे जो एडिशंस हुई है वो एडिशंस कितने की हैं, वो है 55 एंड 45 का डिफरेंस, दैट इज 10। तो ये जो 10 है यहां पे ये बता रहा है कि हमने साल भर में नए एसेट्स भी परचेज किए। ये कैलकुलेशन जो है ये बहुत जरूरी है इसमें फिक्स एसेट्स के मामले में। फिक्स एसेट ओपनिंग आप लिखेंगे तो सवाल में बताए गए, जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स 50 और ओपनिंग 50 और क्लोजिंग कितना है 50। उसके बाद ये सवाल में बता रहा है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी मौजूद है, कि हमारे पास एक डेप्रिसिएशन का आंसर है जो इनकम स्टेटमेंट में बताया गया होता है या नीचे नोट्स में दे दिया जाता है अक्सर, ये है डेप्रिसिएशन 5। तो ये जो 5 है यहाँ पे इसमें से माइनस होना है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट में से माइनस होती है। फिर उसके बाद वो बताना है कि क्लोजिंग बैलेंस जो होगा फिक्स एसेट्स का वो हमारे पास 55 होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस 50 था और 5 डेप्रिसिएट हो गया तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस तो 45 होना चाहिए था, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 55 है। इसका मतलब यह है कि आपने एसेट्स इंक्रीज किए, एडिशंस किए, उसमें इजाफा किया। तो ये जो 10 है हमारे पास एडिशंस टू फिक्स एसेट, ये एडिशंस टू फिक्स एसेट का मतलब कि फिक्स एसेट में इजाफा हुआ है। अगर फिक्स एसेट में किसी चीज की वजह से भी इजाफा हो तो हम जानते हैं कि हम उसको यूजेस में लिखते हैं, और फिक्स एसेट में जिस चीज की वजह से भी कमी आए हम लोग जानते हैं उसको हम सोर्सेज में लिखते हैं। तो यहां से हम फिक्स एसेट को लेने की बजाय इन दोनों एक्टिविटीज को लेंगे, डेप्रिसिएशंस एंड एडिशंस। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 5 है जिसकी वजह से एसेट कम होता है, तो जिस आइटम की वजह से एसेट कम होता है उसको हम सोर्सेज में लिखेंगे। यहां अब इस वर्किंग को देखते हुए हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन सोर्सेज साइड पे इट विल बी 5, और एडिशंस टू फिक्स एसेट कि जो आपने मजीद खरीदारी की, नए एसेट्स खरीदे फिक्स एसेट्स, उसकी वजह से पैसा इस्तेमाल हो गया, तो ये फिक्स एसेट्स हमारे पास 10 मिलियन के यूजेस साइड पे लिखे जाएंगे। तो ये एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने समझा दी। नेक्स्ट है जी इसमें अदर एसेट्स। अदर एसेट्स 8 थे जो कि 5 हो गए, तो इसका मतलब कि ये कम हो गए। अगर ये कम हुए तो ये डिक्रीज इन एसेट्स है, और एंड एवरी डिक्रीज इन एसेट इज अ सोर्स। तो यहां पे लिखेंगे अदर एसेट्स, और डिक्रीज था 3 मिलियन का जी, यहां पे 3 मिलियन हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइब्रेरी साइड पे। लाइब्रेरी साइड पे लिखा हुआ है नोट्स पेबल। नोट्स पेबल 2001 में 20 था, 2002 में 0 हो गया, मींस के तो अच्छा खासा कम हो गया। अब लाइबिलिटी कोई भी अगर कम हो जाए तो किसी भी लाइबिलिटी को जो कम हो, उसके कम होने का मतलब होता है कि हमने उसके लिए कैश दे दिया है,
तो ये वैसे भी पेबल था तो खत्म हो गया, मतलब आपने कैश दिया, तो ये यूजेस बन जाएंगे। तो आप इस 20 को यूजेस साइड पे लिखेंगे, यूजेस अकाउंट्स पेबल। देन हमारे पास अकाउंट्स पेबल की बजाय सॉरी ये नोट्स पेबल, पहला नोट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल अलग है इसके। नोट्स पेबल देन है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल 5 थे और वो इंक्रीज होके 8 हो गए, मींस कि ये लायबिलिटी का इंक्रीज है। अगर ये लायबिलिटी का इंक्रीज है तो लायबिलिटी में जब भी इजाफा होता है हमारे सोर्सेज बन जाते हैं। तो अकाउंट्स पेबल को हम सोर्स में लिखेंगे और ये डिफरेंस है 3। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूड वेजेस। अक्रूड वेजेस 2 थी और 2 नहीं, कोई चेंजेस नहीं। जिस अकाउंट में चेंजेस ना हो एसेट्स और लायबिलिटी में, हम उसको मजीद आगे नहीं ले जाते, क्योंकि हमें तो सिर्फ चेंजेस देखनी है कि कितना इंक्रीज आता है या कितना डिक्रीज आता है। अक्रूड टैक्सेस 3 थे 5 हो गए, तो ये भी 2 का इजाफा है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ है, तो लायबिलिटी का इजाफा सोर्सेज कहलाता है। अक्रूड एक्सपेंसेस, ये अक्रूड टैक्सेस थे 3 और ये 5 हुए, मीन्स कि ये 2 का इजाफा। तो लायबिलिटीज में जब भी इजाफा हो सोर्स लिखते हैं। देन है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट 0 थे 15 हो गए, तो ये भी इजाफा है और ये 15 का इजाफा। जब भी लायबिलिटी में इजाफा हो सोर्स पे साइड पे लिखते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म डेट यहां आ गए 15। उसके बाद कॉमन स्टॉक हमारे पास 20 थे, 26 हो गए। हम कॉमन स्टॉक को यहाँ लायबिलिटीज के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो कॉमन स्टॉक हमारे पास 20 थे, 26 हुए, 6 का इजाफा, तो ये भी लायबिलिटीज का इंक्रीज है, तो इसको भी हम सोर्सेज साइड पे लिखेंगे। कॉमन स्टॉक मीन्स हमने जो शेयर जारी किए हैं, शेयर्स भी कंपनी की लायबिलिटी, उनके पैसा शेयर होल्डर का। देन है रिटेन अर्निंग्स। दूसरी जो कैलकुलेशन हमें दिमाग में रखनी होती है वो रिटेन अर्निंग्स के बारे में। फर्स्ट वन वाज अबाउट फिक्स एसेट्स, दूसरी जो कैलकुलेशन है वो रिटेन्ड अर्निंग्स की है। रिटेन्ड अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और उसके बाद हम माइनस कर देते हैं इसमें से डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मींस आप रिटेन अर्निंग में से जो अदायगियां करते हैं उसको हम डिविडेंड करार देते हैं, तो ये अदायगियां रिटेन अर्निंग में कमी का बायस बनती है। नेट प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग में जमा किए जाते हैं। रिटेन अर्निंग वही अकाउंट है जिसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस एंड माइनस के फॉर्मेट में बनाया जाता है। एंड पे हमारे पास बचेगा रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारी सेकंड वर्किंग है जी। अब जो भी सवाल में हमारे पास बैलेंसेस दिए होंगे वो हम इसके सामने लिखते हैं। रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस है 40, ये हमने लिखा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें नेट प्रॉफिट का आंसर चाहिए, तो ये नेट इनकम का आंसर यहाँ इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है नीचे 7। ये नेट इनकम हम इसके नीचे ऐड कर देंगे। इसका टोटल यहां पे आ जाएगा 47। उसके बाद हमने माइनस करने होते हैं डिविडेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड्स मौजूद हैं, ये डिविडेंड्स हैं 3। अगर डिविडेंड्स हमने यहाँ पे बताए हुए हैं तो ठीक है, अगर ना भी बताया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है रिटेन अर्निंग का। तो ये डिविडेंड्स हमारे पास हैं 3। अगर 3 का डिविडेंड हम यहाँ से माइनस कर दें
तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस बताया गया 44। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारे पास मौजूद है। अब सवाल में यहाँ पे बता दिया गया कि हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है। इस कैलकुलेशन में, इस वर्किंग में कोई चीज मिसिंग नहीं थी। इसमें नेट प्रॉफिट भी गिवन है, इसमें डिविडेंड्स भी गिवन है। मींस के यहाँ पे ये कैलकुलेशन आप ना भी करें तो हर चीज हमें मालूम है, लेकिन मेरे ये कैलकुलेशन करने की वजह ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को हमने वहां पे सोर्सेज एंड यूजेस में दर्ज नहीं करना होता, बल्कि हमारे पास इसके रिलेवेंट दो आइटम्स हैं जिसका नाम है नेट प्रॉफिट और दूसरा है डिविडेंड्स। इनको हमने दर्ज करना है सोर्सेज एंड यूजेस में। तो सोर्सेज एंड यूजेस में नेट प्रॉफिट लिखा जाता है और डिविडेंड्स लिखे जाते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि ये कैलकुलेशन, इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड्स दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी सवाल में हमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे दिया जाए और क्लोजिंग दे दिया जाए लेकिन डिविडेंड्स का ना बताया जाए, तो हम इस कैलकुलेशन की वजह से डिविडेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे डिविडेंड्स की अमाउंट ना होती तो हम 47 और 44 का डिफरेंस लेते तो वो डिफरेंस तो खुद पता चल जाता कि ये डिविडेंड्स की ही अमाउंट है जो इसमें से माइनस की गई है। या हमारे पास अगर डिविडेंड्स की अमाउंट होती और नेट प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास ना होती तो हम इसमें से मालूम कर सकते थे कि 47 और 40 का जो डिफरेंस है वो 7 नेट प्रॉफिट्स का ही है। ये कैलकुलेशन, दो कैलकुलेशन हमारे पास है, फिक्स एसेट्स एंड रिटेन अर्निंग्स। ये कैलकुलेशन अगर हमें याद रहेंगी तो हम अपने सोर्सेज एंड यूजेस को सही तरह से मालूम कर सकते हैं। अब यहां से हमें दो चीजें मिली, एक नेट प्रॉफिट है 7। नेट प्रॉफिट्स मींस प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। जब भी लायबिलिटीज में या नेट प्रॉफिट्स में इजाफा होता है हमारे सोर्सेज बनते हैं। तो यहां पे हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे सोर्सेज साइड पे, जो कि 7 है। और दूसरी जो चीज यहाँ पे बताई गई वो है डिविडेंड्स पेड। जब भी डिविडेंड्स पेड में इजाफा हो तो डिविडेंड्स हमेशा यूजेस साइड पे लिखे जाएंगे, मींस के कैश अदा हुआ है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि हमने कैश अदा कर दिया। डिविडेंड पेड इज 3, तो ये यूजेस ऑफ कैश में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और चीजें हमारे पास हैं। तो ये रिटेन अर्निंग का हमारी बैलेंस शीट तो खत्म हो गई। उसके बाद है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में से हमें सिर्फ और सिर्फ नेट इनकम का आंसर चाहिए और डेप्रिसिएशन का फिगर चाहिए। इसके अलावा हमने इनकम स्टेटमेंट में से सोर्सेज एंड यूजेस नहीं लेने। डेप्रिसिएशन का फिगर भी हमें सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि हमने इसे वापस नेट इनकम में जमा करना है। वजह यह है कि एक्सपेंसेस में से डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है जिसके बदले कोई कैश अदा नहीं किया जाता। अगर इसमें कोई कैश अदा नहीं किया जाता इसका मतलब कि नेट ये माइनस होने के बाद नेट इनकम आई है। तो हमारे पास असल सोर्स तो ये नेट इनकम है। इसको हम अपने सोर्सेज में लिखा करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ नेट प्रॉफिट को, नेट इनकम को यहाँ सोर्सेज में लिखा हुआ है। लेकिन ये सोर्स मुकम्मल नहीं होते जब तक हम डेप्रिसिएशन को वापस जमा नहीं कर देते, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, उसकी वजह से नेट इनकम में कमी आ गई। हालांकि डेप्रिसिएशन के बदले हमने कोई कैश नहीं दिया था। तो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को हम वापस इसलिए जमा कर देते हैं कि ये इनकम का फिगर कैश फ्लोज के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त आए। अब सवाल ये कि डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस को माइनस किए बगैर आप वो इनकम मालूम नहीं कर सकते जिस पे आपने टैक्सेस देने हैं। तो टैक्सेस की कैलकुलेशन की खातिर हमें डेप्रिसिएशन पहले माइनस करनी पड़ती है और कैश फ्लोज की खातिर हमें डेप्रिसिएशन वापस नेट इनकम में जमा करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस यहां तक मुकम्मल हो गए। प्रॉब्लम नंबर 2 का स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस, इसमें नंबर 1 पे था डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज का मामला तकरीबन इमटेरियल हो जाता है जिस सवाल में सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट बनवाने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड हो। अब इन सोर्सेज एंड यूजेस को सामने रखते हुए इन्हीं के जरिए हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपनी का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका वो पीरियड दर्ज किया जाएगा जिस पीरियड का ये स्टेटमेंट बनाया जाएगा। इस कंपनी का नाम है सुवोबडा कॉर्पोरेशन और हमें जो स्टेटमेंट बनाना है वो दिसंबर 31, 2002 का। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और उसके बाद इसका अरसा लिखेंगे एज ऑन December 31st 2002। यहां पे तमाम पर्टिकुलर्स आएंगे, यहां पे डॉलर अमाउंट फर्स्ट कॉलम और यहां डॉलर अमाउंट सेकंड कॉलम। ये बेसिकली मिलियंस में है तो हम इसके साथ मिलियन एम शो कर देते हैं कि यहाँ जो भी अमाउंट है ये मिलियंस की अमाउंट है जी। सबसे पहले हमें यहां लिखना है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मीन्स के हमें वो एक्टिविटीज यहां दर्ज करनी है जिनका ताल्लुक ऑपरेशंस के साथ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनका ताल्लुक या तो करंट एसेट्स के साथ है या फिर करंट लायबिलिटीज के साथ है। तो हमारे इस सोर्सेज एंड यूजेस की ये जो स्टेटमेंट है, हमने अब जो नेक्स्ट काम करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखनी है, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखनी है, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखना है। तो ये सब लिखने के लिए हमें पहचान करना पड़ेगा सबसे पहले। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है। तो अब हमें इन सोर्सेज एंड यूजेस के आइटम्स को इन तीन एक्टिविटीज में तकसीम करना है। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन हमारे लिए सबसे आसान है कि हम सबसे पहले इन सब में से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की पहचान कर लें, उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की पहचान कर लें, बाकी जो कुछ भी बचेगा वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, पहले याद दहानी के लिए रिपीट कर रहा हूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए कंपनी ने कंपनी के लिए फंड्स इकट्ठे किए थे। फंड्स हम किसके सोर्स से इकट्ठा करते हैं? कॉमन स्टॉक से, टैक्स से, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। ये कॉमन स्टॉक के जरिए कैश इकट्ठा करने से इनफ्लो होगा और कॉमन स्टॉक को हम वापस क्या करेंगे? हम उसको वापस करते हैं उसका डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड भी फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, कॉमन स्टॉक भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कॉमन स्टॉक मींस ऑर्डिनरी शेयर्स जो आपने शेयर जारी किए थे, और लॉन्ग टर्म डेट भी फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। वो तमाम एक्टिविटीज जिनका मकसद ये है कि उससे कंपनी को फाइनेंस मिला, फंड मिला, और कंपनी ने उस फंड के मिलने के बदले में क्या अदा किया, वो जो अदा करते हैं वो डिविडेंड्स होते हैं। तो हम यहां से पहचान करते हैं, सबसे पहले है कैश। एक बात अब याद रखेंगे कि ये जो कैश है इसको हमने कहीं भी नहीं लिखना, ये हम तब लिखेंगे जब हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये सारा सवाल इसी के बारे में, तो इसको सबसे आखिर पे लिखा जाता है। बल्कि ये एक आंसर है, गिवन आंसर। डिक्रीज इन कैश $2 मींस कि आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म करेंगे तो एंड पे जवाब यही -2 आना चाहिए। अगर ये -2 आता है तो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। डेप्रिसिएशन 5, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। अदर एसेट्स 3 है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ढूंढ रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जिससे कंपनी को फंड मिलता है। तो टैक्सेस, लॉन्ग टर्म डेट, ये लॉन्ग टर्म डेट वो है जिसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को फंड मिलते हैं। कॉमन स्टॉक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को फंड मिलते हैं। नेट प्रॉफिट तो है ही ऑपरेशंस का रिजल्ट, तो इसको तो चाहे अभी आप लिख लें कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट है। तमाम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये रिजल्ट है, इसलिए मैं ओ लिख रहा हूं ताकि याद रहे। इसके बाद मजीद फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम ढूंढें तो उसमें ये डिविडेंड्स पेड लिखे हुए हैं। डिविडेंड्स पेड मींस कि कॉमन स्टॉक वालों से आपने शेयर खरीदे, शेयर आपने उनको बेचे, उनसे पैसा लिया
उस पैसे के बाद आपने उनकी इन्वेस्टमेंट पे जो उनको डिविडेंड दिया, ये इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो इसलिए इसको फाइनेंसिंग के हेड में लिखा जाता है, क्योंकि ये पेमेंट कॉमन स्टॉक होल्डर्स को की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये हमने सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देख ली। अब हम देखते हैं इसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है। दोनों को पहले रिमाइंड कर लें कि क्या पहचान है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मुराद होता है कि हम अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिक्स एसेट को बेच के क्या हासिल कर रहे हैं। हमने अपने अदर देन करंट एसेट्स, ये बात याद रखें, अदर देन करंट एसेट्स, जिन भी एसेट्स में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपने फिक्स एसेट्स में कुछ लगाया हो, तो उसकी वजह से जो भी इजाफा होता है या जो भी कमी आती है वो तमाम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और तमाम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अब इन दोनों को हम सामने रखेंगे और तलाश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिक्रीज इन कैश, इसको हमने अभी नहीं ले रहा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑपरेशंस का हिस्सा है कि ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स एसेट इस्तेमाल होते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन की जाती है। कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन बेसिकली फिक्स एसेट्स में कमी का बाइस बनता है, लेकिन डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश चार्ज। इसको हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी ना लिखते अगर ये नॉन कैश चार्ज ना होता, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि इसको नेट प्रॉफिट्स में ऐड कर दिया जाए। तो नेट प्रॉफिट्स उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, तो हम डेप्रिसिएशन को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जमा कर देंगे। अदर एसेट्स, ये हैं एसेट्स, ये इसका मतलब कि एसेट में जो भी अमाउंट का प्लस और माइनस हो रहा है, मैंने भी कहा था कि ये अदर एसेट है, करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट के अलावा जितने भी एसेट्स होंगे वो सब के सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो यहाँ कैपिटल आई में लिख रहा हूँ फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटीज को हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना है। एक्रूड टैक्सेस, ये भी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी को भी हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना है। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। इन्वेंट्रीज, ये भी करंट एसेट है, इसलिए इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। एडिशंस टू फिक्स एसेट्स, ये करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स में इंक्रीज ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। देन है नोट्स पेबल। नोट्स पेबल भी शॉर्ट टर्म होते हैं, करंट लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। अब ये हमारे पास तकरीबन तमाम एक्टिविटीज की पहचान हो चुकी है। अब हमारे लिए बहुत इजी होगा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड को मुकम्मल करें और अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को मुकम्मल करें। सबसे पहले जहां से हमने स्टार्ट करना है वो होगा इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के जरिए जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारे पास सामने परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा में हम इनडायरेक्ट मेथड के तहत ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे ऊपर नेट इनकम दर्ज करेंगे। मींस तमाम ऑपरेशंस का एक रिजल्ट है ये नेट इनकम, और उसके बाद इस नेट इनकम में हम जमा कर देंगे डेप्रिसिएशन, जो कि हमने यहाँ पे लिखी सिर्फ इसमें जमा करने के लिए। तो समझ लेंगे हमारा सवाल, हमारा स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां से ही स्टार्ट होगा इनडायरेक्ट मेथड से। नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया जाएगा, उसके बाद बाकी तमाम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वहां से हम बारी बारी उनको यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे ही अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल है 3, तो इसको हम यहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड में लिख देंगे। अकाउंट्स पेबल अमाउंट है इसकी 3, बाकी अमाउंट्स भी लिख दें साथ। नेट प्रॉफिट की अमाउंट हमें बताई हुई है, नेट प्रॉफिट की अमाउंट 7 और डेप्रिसिएशन की अमाउंट 5 है। यहां पे हम ये 7 दर्ज करते हैं और यहां पे ये 5। उसके बाद अब ये भी पहचान रखनी है, जैसे मैंने पहले बताया था कि सोर्सेज के हेड से, सोर्सेज के कॉलम से आप जो कुछ भी लेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और जो यूजेस के कॉलम से आप लेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। मींस सोर्सेज आर कैश इनफ्लोज एंड यूजेस आर कैश आउटफ्लोज।
तो इनफ्लोज को पॉजिटिव लिखते हैं और आउटफ्लोज को नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अकाउंट्स पेबल लिख दिया। एक्रूड टैक्सेस, तो एक्रूड टैक्सेस हमारे पास है और एक्रूड टैक्सेस की जो अमाउंट है वो है 2, इसको हम यहाँ पे दर्ज करेंगे एक्रूड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इसका अमाउंट 2। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट हम लिख चुके हैं। सोर्सेज साइड पे जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी वो हमने दर्ज कर दी। अकाउंट पेबल भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, एक्रूड टैक्सेस भी हो गया और नेट प्रॉफिट। अब यूजेज साइड पे आ जाए। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसकी अमाउंट है 7। तो ये यूजेज साइड से हमने लिया, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पे हम इसको यूजेज साइड पे लिखेंगे -7, ये यूजेज में चला गया। उसके बाद यूजेज साइड पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम लिखेंगे जो कि अमाउंट है 3, यूजेज साइड से हमने लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे और ये है -3। उसके बाद है यहाँ पे एडिशन फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नोट्स पेबल 20। तो ये नोट्स पेबल जो है ये हम यहां से लेंगे, जिसकी अमाउंट 20 यूजेज साइड पे -20। तो इस सोर्सेज एंड यूजेस के स्टेटमेंट में से हमने तमाम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ले लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेने के बाद हम इनका यहां से बैलेंस लेंगे। इसका जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस हम नेक्स्ट कॉलम में यहां शिफ्ट करेंगे और उसके साथ लिखेंगे कि दे आर नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी, हमारे पास है सबसे पहले 7 + 5 + 3 + 2 -7 -3 एंड -20। तो ये आ गया जी -13। ये -13 हम यहां शिफ्ट कर देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरा हिस्सा लिखेंगे जिसका नाम है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास जो जो आइटम्स हैं सोर्सेज एंड यूजेस में देखते हैं। उसको सबसे पहले अदर एसेट्स। अदर एसेट्स है हमारे पास 3, तो इनको यहां से हम लेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। और इसकी अमाउंट है हमारे पास 3, ये अमाउंट यहां पे दर्ज है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सोर्सेज साइड पे कोई एक्टिविटी नहीं है, यूजेज साइड पे है एडिशंस टू फिक्स एसेट्स। तो एडिशंस टू फिक्स एसेट ये 10 है और ये यूजेज साइड पे जो भी अमाउंट हम यूजेज साइड पे लिखते हैं वो अमाउंट जो है वो नेगेटिव लिखी जाती है। -10 additions to fixed assets। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारे पास 2 थी, तो दोनों हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनका टोटल, कि यहां से इसका टोटल निकाल के यहाँ पे हम लिखेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज। इन दोनों का नेट आंसर क्या आएगा? -10 and 3, इट इज -7। तो ये हमारे पास हल हो गया कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास जो जो आइटम्स दी गई हैं, सबसे पहले है लॉन्ग टर्म डेट 15, और ये सोर्सेज साइड पे, इसको हम सोर्सेज साइड पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट 15 सोर्स साइड, तो ये पॉजिटिव रहेगा। देन है हमारे पास कॉमन स्टॉक सोर्स साइड 6, तो ये हम लिखे हैं यहाँ पे सोर्स साइड पे कॉमन स्टॉक। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 6। उसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है यूजेस साइड पे, डिविडेंड्स पेड, ये यूजेस साइड पे है तो ये -3 लिखा जाएगा डिविडेंड्स पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जल्दी करके ये 3 है जी, डिविडेंड्स पेड 3। ये हमारे पास तमाम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐड हो गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मुकम्मल करने के बाद हम इसका भी बैलेंस लिखेंगे। यहां लिखा जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये -3 है जी। हमारे पास इसको अब हल करते हैं जी। 15 + 6 -3, तो ये आ जाएगा 18। यहां ये 18 आ जाएगा प्लस। अब हमारे पास 3 आंसर्स मौजूद हैं, तीनों एक्टिविटीज का हमने आंसर निकाल लिया। तो इसका हम निकालेंगे नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज मीन्स कि इन तीनों आंसर्स को हम नेट करेंगे, तीनों आंसर को प्लस माइनस करेंगे, और जो भी इसका जवाब होगा वो हम देखेंगे कि हमारे गिवन बैलेंस से मैच करता है ये नहीं। इसमें 2 आइटम्स जो हैं ये माइनस की हैं, -13 एंड -7, ये दोनों मिला के हो जाएंगे -20, और ये 18 है प्लस का, तो ये जो 18 प्लस का ये माइनस में से माइनस होगा। मीन्स 20 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो ये जवाब आता है 2, और ये -2 आएगा, तो यहां पे ये आता है जी -2। तो नेट कैश फ्लोज का जवाब हमारे पास -2 आ गया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये क्या जवाब बिल्कुल दुरुस्त है या गलत है। कैसे हमें वेरीफाई करना है इसको? सवाल में हमारे पास सबसे ऊपर यहाँ कैश का ये अमाउंट्स दी गई हैं। ओपनिंग बैलेंस है 5, क्लोजिंग बैलेंस है 3, और इसमें ये पता चल रहा है कि ये 5 से 3 हुआ है, मतलब इसमें डिक्रीज आया है, डिक्रीज ऑफ 2, -2। और यहाँ पे जब हमने सोर्सेज एंड यूजेस लिखे थे तो यहाँ हमने इसको लिखा था डिक्रीज इन कैश ऑफ 2, मींस इट वाज -2। तो ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। अगर डिक्रीज इन कैश, मैंने स्टार्ट में बता दिया डिक्रीज इन कैश का मतलब माइनस होता है, तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये डिक्रीज इन कैश -2 है। तो यहाँ से पता चल गया कि हमने जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे दर्ज की हैं और जहाँ पे जो भी सोर्सेज एंड यूजेस लिखे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो
ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज.